बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता। और 3 शब्द कान में गूंज रहे हैं, मतलब बहुत बुरी तरीके से, अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। ये 3 शब्द जो है वो गूंज इसलिए रहे हैं क्योंकि 14 साल 32 दिन के एक लड़के ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, जिस तरह से रिकॉर्ड बनाए, जिस तरह से शतक जड़ा, जिस तरह से अपनी टीम को जीत दिलाई और जिस तरह से रिकॉर्ड बुक में एंट्री की, और एंट्री करते ही कई सारे पुराने कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए नए कीर्तिमानों की झड़ी लगा दी। इसी वजह से ये 3 शब्द गूंज रहे हैं। क्या रहा वैभव की पारी में, कैसे उन्होंने ये बल्लेबाजी की, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अपडेट से शुरू करते हैं कि उनकी बल्लेबाजी से हुआ क्या। उनकी बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान ने, जो पॉइंट टेबल में बिल्कुल नीचे की तरफ थी, अभी भी वो नीचे की तरफ ही है, लेकिन जिस तरह से उसका जोश बढ़ा होगा इस जीत के बाद, गुजरात के खिलाफ उसको धमाकेदार जीत मिली। 8 विकेट से उसने गुजरात को हराया। 210 रन का लक्ष्य था, लेकिन वो 210 रन का लक्ष्य बहुत ही बौना, बहुत ही छोटा साबित हुआ वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के सामने। 14 साल 32 दिन की उम्र। बहुत पिछले कई घंटों से इस चीज का हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि 14 साल 32 दिन के बच्चे करते क्या हैं, या जब मैं इस उम्र में था तो मैं क्या कर रहा था। जीत के हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी। 38 गेंद पर 101 रन बनाए और क्या कमाल की बल्लेबाजी की, क्या कमाल का फेयरलेस बल्लेबाजी की। देख के मतलब अचंभा हो रहा था, अविश्वसनीय लग रही थी सब कुछ। लेकिन हाँ, ये पारी खेली है उन्होंने। और सबसे सीधा सवाल अंकिता से यही करते हैं। अंकिता, उम्र के हिसाब से 14 साल 32 दिन में आप क्या कर रही थी? स्कूल जा रही थी, बैग पे, हाँ, बैग में कंधे पर बैग टांग के। बिल्कुल, मतलब प्रेशर काफी ज्यादा पढ़ाई का था कि भाई पढ़ाई करके फिर आगे कुछ करना है। लेकिन अब जो है, अब के युवा के पास वो प्रेशर नहीं होता, और खासकर जो काबिलियत हम बात करते हैं वो तराशी जाती है, वो निखरती है। और वो दिन ब दिन हमने देखा है कि तीसरा ही मैच वो खेल रहे थे, और अपने पहले मैच में हमने देखा था कि एक बढ़िया सा मतलब छक्के लगाए थे, एक 6 लगाया था यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही मैच में ये दमखम दिखा दिया था कि भाई आगे और भी जो दमखम है बल्लेबाजी में वो दिखाऊंगा। लेकिन कल के मैच में तो लग ही नहीं रहा था कि वो रुकेंगे। मतलब 17 बॉल पे अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद जिस पोटेंशियल से उन्होंने बल्लेबाजी की, लग ही नहीं रहा था कि 14 साल का ये बच्चा है, बच्चा कहें या फिर एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर इनको आगे। क्योंकि ओपनर्स की बात खासियत ये होती है कि भाई स्टार्टिंग में अगर आपके विकेट, भले यहाँ पर आरआर की टीम जो है वो अब प्ले ऑफ की जो उनकी रेस है ना वो बहुत मुश्किल हो गई। लेकिन हर एक मैच में अगर आप यहाँ से बनते हैं तो आपको और मौके मिलते हैं। मतलब आगे के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा कि कैसे आप बल्लेबाजी करते हैं। और ये दिखाकर कमाल किया यहाँ पर वैभव ने। और मैं भी मैच देख रही थी, मुझे भी लगा कि भाई क्या हो रहा है, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा। मतलब ईशांत शर्मा की उस ओवर में 24 रन, मतलब 4 बैक टू बैक मतलब चौके और फिर 2 छक्के लगाए, तो मतलब 24 रन तो उस ओवर में आ गए थे। तो एक सीनियर खिलाड़ी के सामने आपको बल्लेबाजी कैसे करनी है। फेयरलेस क्रिकेट यही होता है कि भले ही आपकी टीम निचले क्रम में बल्लेबाजी कर रही हो, लेकिन एक हम कहते हैं ना कि सिनेमा, एक पूरा जो सिनेमा था वो कल के मैच में देखने को मिला, जो कि उनके लिए भी बहुत ही बड़ी बात है। और खासकर जब आपको पता है कि भाई कैसे आपको इंडियन टीम में मौका मिलेगा। और आईपीएल एक बहुत बड़ा मंच है जहां से हमने देखा कि बहुत सारे खिलाड़ियों की किस्मत बदली है, तकदीर बदली है। क्या वैभव की बदलेगी? डेफिनेटली बदलने वाली है, क्योंकि हर कोई तारीफ कर रहा है। सचिन से लेकर मतलब दिग्गज खिलाड़ियों की तरफ से उनकी जो पारी की सराहना है वो की जा रही है। तो मतलब हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे भी ऐसा वो प्रदर्शन करें, ऐसी उम्मीद हम सबको है उनके बिल्कुल। और मैं सुबह कई बार जब बस स्टैंड से गुजर रहा होता हूँ, बच्चों के जहाँ से स्कूल की बसें जा रही होती हैं, 14 साल के बच्चों में मुझे अभी भी वही बच्चा दिखाई देता है जिसके कंधे पर एक बैग होता है, जिसमें गणित की, इतिहास की, अंग्रेजी की किताबें होती हैं, और माँ बाप उसको छोड़ने आते हैं, और बस के जब तक चले ना जाए, बस जब तक उसको वेव ना कर ले तब तक वहां खड़े रहते हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि 14 साल का बच्चा ही तो है। और ये जो बच्चा ही तो है का थॉट सूर्यवंशी ने कल ध्वस्त किया है। जिस तरह की बल्लेबाजी की है, और जो आपने फियरलेस शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा, कल वो वाली मतलब दिन था जहां पर अगर वैभव के बल्ले से कुछ शॉट मिस टाइम हुए तो वो गए उस इलाके में जहां फील्डर नहीं था, वरना शायद वो आउट हो जाते। लेकिन कल उनका दिन था, कल वो इतिहास रचने के लिए ही आए थे जो उन्होंने रचा, वरना वो शुरुआत में ही आउट हो गए होते। विकेट कीपर के दस्ताने से वो उनका कैच भी छूटा था। लेकिन ये सब कुछ बाद में है, पहले उनकी बल्लेबाजी पर बात करते हैं। आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक उन्होंने जड़ दिया। 14 साल 32 दिन उनकी उम्र है और 13 साल की उम्र में उनको
आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, जो अपने आप में यंगेस्ट प्लेयर थे जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। क्या कमाल की अचीवमेंट है, मतलब शब्द कम पड़ जाएं लेकिन तारीफ कम ना पड़े। सबसे कम उम्र में आईपीएल का करार पाने वाले खिलाड़ी हैं। राजस्थान रॉयल्स ने वैभव के साथ ये करार जो किया था वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, 1 करोड़ से प्लस का था, लेकिन अब 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कोई मैटर नहीं करता। अब मैटर करती है उनकी ये पारी, अब मैटर करता है ये अप्रोच अंकिता कि जब जिस टीम में संजू सैमसन, जिस टीम में जोफ्रा आर्चर, जिस टीम में तमाम बड़े प्लेयर हों जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं, लेकिन टीम अच्छा ना कर रही हो, रियान पराग का नाम भी उसमें जोड़ लीजिए, उस टीम में 14 साल का एक बच्चा खड़ा होता है और वो कहता है कि देखिए मैं दिखाता हूं कि कैसे नीचे पड़ी हुई टीम को जीत दिलाई जाती है। तो वो अभी उनकी पारी को हटा देते हैं, हम थोड़ी देर के लिए माइनस कर देते हैं कि उन्होंने शतक लगाया और ऐसा फियरलेस शतक लगाया। उस थॉट प्रोसेस के बारे में भी सोचना होगा जहां आप कहते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कल उन्होंने वो करके भी दिखाया कि देखिए मैं करके दिखाता हूं कि कैसे मुश्किल टीम, मुश्किल लक्ष्य, ये भी नहीं था कोई 160 रन चेज हो रहे हो या 150 रन चेज हो रहे हो, 200 प्लस आप चेज कर रहे थे, लेकिन क्या बल्लेबाजी की उन्होंने, मतलब मेंटली भी जो टफनेस एक खिलाड़ी के अंदर होनी चाहिए वो नजर आई उनके अंदर। क्योंकि देखिए आप जैसे ही उनको मतलब पहले मैच में मौका मिला, फिर दूसरे मैच में क्लीन बोल्ड हो गए, तो उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई बच्चा ही तो है। और जब आपके कानों में ये शब्द गूंजते हैं कि भाई अगर आप सीनियर खिलाड़ी के साथ खेल रहे तो वो बच्चे की भावना मत रखिए, मतलब आप भी उसे एक कॉम्पिटिटर के तौर पर लीजिए कि भाई ये भी हमारे साथ बल्लेबाजी कर रहा है। तो शायद वो बहुत सारे थॉट्स रहे होंगे उनके दिमाग में और उन्हें पता है कि लाइमलाइट कैसे ली जाती है, क्योंकि एक खिलाड़ी को पता होता कि भाई अगर आईपीएल में आपने अच्छा प्रदर्शन कर दिया, और बहुत सारे एग्जांपल है, हमने हर्षित राणा को देखा है जिन्होंने बेहतरीन फॉर्म में पिछले साल देखा था, उसके बाद उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला। बहुत तिलक वर्मा की बात कर लीजिए, अभिषेक शर्मा की बात कर लीजिए, हर एक खिलाड़ी जो है वो आईपीएल के थ्रू ही हमने देखा है कि ज्यादातर इंडियन टीम का हिस्सा बना है, खासकर T20 फॉर्मेट का। और T20 फॉर्मेट में हमने देखा है कि युवा खिलाड़ी को मौका मिल रहा है, तो वैभव ने शायद उस मौके का फायदा उठाया और खासकर वो लगातार बात कर रहे थे कि भाई जायसवाल उनके साथ थे, वो तालमेल बैठा रहे थे, वो बातचीत कर रहे थे। और बहुत जरूरी होता है कि मतलब मैच के दौरान, और खासकर जब आप मतलब 14 साल के खिलाड़ी हैं और प्रेशर काफी ज्यादा होता है, टीम आपकी निचले क्रम की बल्लेबाजी निचले क्रम में लगी हुई है, पॉइंट टेबल की बात करें तो 8वें पायदान पर टीम है, इससे पहले 9वें पायदान पर थी, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं और खासकर अपने आप को प्रूव करने की जो होड़ रहती है ना, वो भी लगी रहती है कि बल्लेबाजी से कैसे प्रूव किया जाए। और हर खिलाड़ी जो है ना वो शतक के लिए जाता है, मतलब लास्ट गोल जो होता है ना, कहा यह जाता है कि चलिए छोटी छोटी पारी जो है वो आपको बड़े स्कोर पर, बड़े मार्जिन तक लेकर जाती है, लेकिन वो सोच जो होती है ना वो हर खिलाड़ी की यही होती है कि भाई हर एक मैच में एक शतक लगाया जाए, मतलब यही सोच के साथ जो है वो मैदान पर जाता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, खासकर किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए, और हर कोई तारीफ कर रहा है तो भाई डिजर्व भी है। और कल के मैच में तो हर दिशा में उन्होंने शॉट्स खेले, बिल्कुल, और जो शॉट्स खेले वो शॉट्स पे हर एक शॉट पर उनके उस निडर निर्भीक पारी का जो स्टैंप होता है, उस स्टैंप लगा हुआ था। छोटी उम्र की बात है तो मुझे सचिन का डेब्यू याद आ रहा है। वसीम अकरम सामने गेंदबाजी कर रहे थे और सचिन ये किस्सा बहुत सुनाते हैं कि ओवर की तीसरी बॉल थी जब वो फेस करने गए, तो उन्होंने उन्होंने तैयारी की थी वसीम अकरम को जो पहले से देखा हुआ था, उसके हिसाब से उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो आने वाली है, यॉर्कर आने वाली है। तो वसीम ने पहला बॉल बाउंसर मारा, छोड़ दिया सचिन तेंदुलकर ने। फिर सचिन ने हिसाब लगाया कि अब चौथा गेंद, यानी उनका दूसरा गेंद और ओवर का चौथा गेंद, ये तो यॉर्कर ही होगा। वो सोच के खड़े हुए थे कि ये वसीम अकरम करते हैं, 1-2 बॉल पहले बाउंसर डाला, फिर एक यॉर्कर डाला, वो भी बाउंसर था। अब ओवर का 5वां गेंद, सचिन तेंदुलकर अपने आप से बात कर रहे हैं कि अब 2 बाउंसर तो फेंक दिए वसीम ने, अब तीसरी तो यॉर्कर ही यॉर्कर होगी। तीसरी गेंद अगेन बाउंसर, 3 बाउंसर खेल चुके थे। तब सचिन ने कहा कि अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता कि ये एक यॉर्कर मेरे सामने डालने वाले हैं, 3 बाउंसर डाल चुके हैं, मेरे इस ओवर की आखिरी बॉल है और इस पर वो मुझे यॉर्कर डालकर बीट करेंगे, परेशान करेंगे। चौथी बॉल भी जो थी वो बाउंसर ही थी और उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने खुद से कहा वेलकम टू द टेस्ट क्रिकेट। तो ये लगभग कुछ उस तरह का मामला था जहां पर एक बहुत ही 14 साल का बच्चा जो है, उस बच्चे ने कैसे बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े खिलाड़ियों को रुलाया, जिस तरह के शॉट्स लगाए। मतलब फिर से यही बात रिपीट कर रहा हूं कि शब्द कम पड़ जाएंगे, तारीफ जो है वो कम नहीं होगी। चलिए क्या कहा उन्होंने इस पारी को खेलने के बाद, उनका वो जो पहला, ये याद रखा जाएगा हमेशा, इंटरव्यूज उन्होंने कई दिए होंगे, लेकिन शतक लगाने के बाद, एक शानदार शतक लगाने के बाद जो उन्होंने कहा, पहला इंटरव्यू इस तरह का उनका, उसमें पहली बार जो उन्होंने बात कही वो इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि एक शानदार एहसास है, ये आईपीएल में मेरा पहला शतक है जो तीसरी पारी में आया। पिछले 3-4 महीने से मैं जो प्रैक्टिस कर रहा था ये उसी का नतीजा है। मैं मैदान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, बल्कि मेरी नजर गेंद पर रहती है। यशस्वी के साथ बल्लेबाजी करना बहुत अच्छा था क्योंकि वो लगातार सलाह देते रहते हैं। उनकी सकारात्मक बातों से बल्लेबाजी आसान लगती है। आईपीएल में शतक किसी सपने जैसा था। मैं किसी गेंदबाज से घबराता नहीं हूं। मैं किसी गेंदबाज के बारे में सोचने की बजाय अपने बल्लेबाजी पर ही सोचूंगा, बल्लेबाजी पर ही फोकस करूंगा।
क्रिस्टल क्लियर थॉट प्रोसेस है। 14 साल 32 दिन की उम्र जो है वो जरूर है, लेकिन आप इस उम्र में अगर ये कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने गेंदबाज कौन है, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं अपनी बल्लेबाजी किस तरह से कर सकता हूं। अब आप कुछ खिलाड़ियों को देखिए, मतलब पिछले अगर 5 साल की बात की जाए, आप यशस्वी जायसवाल को देखिए, आप ऋषभ पंत को देखिए, इन बल्लेबाजों ने हमेशा यह कहा कि हमारे सामने कौन है, हम किस टीम से खेल रहे हैं, हम किस मैदान में खेल रहे हैं, ये सब हमारे लिए सेकेंडरी है। हम कैसा खेलेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। शायद यही वजह है जब आप ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं या जब आप इंग्लैंड में देखते हैं कि कई बार भारतीय टीम बिल्कुल एकदम जब रिजेक्टेड होती है तब वहां से एक बल्लेबाज आता है और वो रन्स करके टीम को जिता देता है। ऋषभ पंत की पारी याद कीजिए, वो जो ये प्रायोरिटी सेट करना होती है ना कि हम क्या तय करें, हम ये तय करें कि सामने वाला क्या करेगा या हम ये तय करें कि हमें क्या करना है। 14 साल 32 दिन की उम्र में वो कह रहे हैं कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, कोई भी मैदान हो, कोई भी गेंदबाज हो, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। और एक मतलब हमने देखा था कि एक वीडियो भी वायरल हुआ था, शायद ध्रुव जुरेल या फिर रियान परागते माफ कीजिएगा, रियान परागते, जहां पर बात हो रही थी कि भाई सिक्सेस कितने लगाए और पहली बॉल पे क्या किया है। तो उन्होंने भी शायद वो दिमाग में रखा था कि भाई पहली बॉल में भी मुझे ऐसा करना है। और हर खिलाड़ी जो है वो थोड़ा सा मतलब फॉलो भी करता है कि भाई इस खिलाड़ी को इतना एक्सपीरियंस है तो उससे कुछ एक्सपीरियंस लिया जाए और फिर वो मैदान पर दिखाया जाए। जैसे अभी आपने कहा कि भाई फियरलेस क्रिकेट खेला और खासकर उन्हें पता था कि भाई कोई भी गेंदबाज आ जाए, मतलब अगर आपने ईशांत शर्मा को खेल लिया, बहुत सीनियर खिलाड़ी है, इंडिया के लिए कई बड़े मैच जिताए उन्होंने, उनके सामने अगर आप गेंदबाजी बल्लेबाजी कर लेते हैं तो फिर आपको पता है कि भाई आप क्या कर सकते हैं। और खासकर दिमाग में जब आपके जीत हो और अपने पर काम करने की काबिलियत हो, उन्हें पता था कि भैया प्लेऑफ की रेस बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ से अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए वो जगह तराशनी है जो कि आगे फ्यूचर के लिए काम आएगी, जो कि इस मैच में देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी उन्होंने ध्वस्त किए और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के लिए साल 2010 में यूसुफ पठान ने ही सबसे तेज जो है वो शतकीय पारी खेली थी आईपीएल में और 15 साल बाद उन्हीं की टीम के खिलाड़ी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने युवा खिलाड़ी, मतलब 14 साल की उम्र जो है वो मतलब पढ़ने और लिखने की होती है। मतलब हमारे मतलब मैं अपने बहुत अपने आप को कहते हैं कि बहुत रिलेट कर रहे हो। रिलेट इंसान कर पा रहा है कि हम जब 14 साल के थे, 15 साल के भी थे, इवन 17 साल के भी थे, तो ये लग रहा था कि भाई स्कूल के दिन और तमाम सारी चीज़ें रहती हैं, वो किताबों का बोझ हमारे सर पर था। लेकिन आज का जो युवा है वो अपने आप को मतलब बेहतरी में ढाल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और लग ही नहीं रहा था कि वैभव जो है वो मतलब एक जूनियर प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं और खासकर 14 साल की उनकी उम्र है। बार बार अब हम भी नहीं कहेंगे कि भाई वो 14 साल के हैं, वो एक खिलाड़ी हैं और एक परिपक्व खिलाड़ी हैं जो कि अपनी बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींच रहे हैं। और उम्मीद है कि आगे के मैचेस में उन्हें मौका मिले। और खासकर ओपनर्स की होड़ जो है वो क्या लगता है आपको कि इंडियन टीम में इतने सारे ओपनर्स भर गए हैं कि किसी को भी सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, खासकर T20 फॉर्मेट के लिए। बिल्कुल। और अब लेटेस्ट जो चुटकुला सुबह सुबह मैंने देखा उसमें ये था कि बीच बीच में जब कैमरा राहुल द्रविड़ पर जाता है तो हम लोग देखते हैं कि वो कुछ लिख रहे हैं। तो अभी मैंने सुबह जो चुटकुला पढ़ा वो ये पढ़ा कि दरअसल वो वैभव का होमवर्क करते हैं, क्योंकि वो होमवर्क तो कर नहीं पाएंगे। तो जो वैभव को होमवर्क मिलता है स्कूल से वो राहुल द्रविड़ वहां बैठे करते हैं और बाकी वैभव तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कीर्तिमानों की जो फेहरिस्त है उसमें शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि आईपीएल में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वो बन गए। 14 साल 32 दिन की उम्र में उन्होंने ये कारनामा किया। इससे पहले मनीष पांडे के नाम ये कारनामा, ये उपलब्धि दर्ज थी, जहां उन्होंने 19 साल 253 दिन की उम्र में शतक जड़ा था। हालांकि 19 साल 253 दिन फिर भी पच जाता है क्योंकि आप एडल्ट हो चुके होते हैं, आप 20 साल के करीब होते हैं, यहां उनसे 5 साल कम उम्र है। चलिए अगला भी अपडेट दिखा दीजिए, वहां भी उनके रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। क्रिकेट के इतिहास के किसी भी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हो चुके हैं। इसके अलावा क्रिस गेल के बाद आईपीएल का सबसे तेज शतक उन्होंने लगा दिया है। क्रिस गेल ने 30 गेंद पर शतक जड़ा था और कल जो बल्लेबाजी वो कर रहे थे उसमें लग भी रहा था कि ये क्रिस गेल का कोई इंडियन वर्जन आ गया है जो बिल्कुल उसी तरह से निर्भीक निडर बल्लेबाजी करता है जैसा क्रिस गेल किया करते थे। सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हो गए हैं। एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में उन्होंने मुरली विजय की बराबरी कर ली है। तो कई बार हम जिसको कहते थे ना कि एक तीर से कई निशानों को साधना, वो शायद क्रिकेट के खेल में अगर उस कहावत को लागू किया जाए तो कल की पारी वैभव की उस पे होगी, जहां पर एक शतक से उन्होंने रिकॉर्ड बुक के कई पन्नों में अपनी एंट्री कराई और एंट्री नहीं कराई बल्कि धमाकेदार एंट्री कराई। थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे आपको, जो उन्होंने अपना बयान दिया था उसमें वो बात कर रहे थे यशस्वी जायसवाल की। बड़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप मैच में दिखाई दी और इसीलिए टीम का जो पूरा का पूरा इक्वेशन था वो आपको अलग दिखाई दिया। यशस्वी जायसवाल और
वैभव की जो शानदार बल्लेबाजी रही उसका भी अपडेट आपको दिखाते हैं। जरा ये उनका स्टेटमेंट पहले खत्म हो जाए, जो वो जिसका मैं जिक्र कर रहा था। यशस्वी के साथ बल्लेबाजी करना बहुत अच्छा था क्योंकि वो लगातार सलाह देते रहते हैं, उनकी सकारात्मक बातों से बल्लेबाजी आसान लगती है। यशस्वी खुद भी अभी बहुत कोई पुराने खिलाड़ी नहीं है, देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी बहुत लंबा समय उन्होंने भी नहीं बिताया है, लेकिन यही फर्क होता है। एक 14 साल के खिलाड़ी के लिए तो यशस्वी जायसवाल फिर भी बहुत एजेड, बहुत मैच्योर खिलाड़ी है, और जिस तरह की बल्लेबाजी दोनों ने की, शानदार बल्लेबाजी की, और वो दिखाई दिया। उन्होंने भी, यशस्वी ने भी नॉट आउट 70 रन बनाए, और राजस्थान की इस सीजन की तीसरी जीत है। अब 6 अंक हो गए, हालांकि प्लेऑफ में पहुंचना उसका मुश्किल है। अब देखिए कैसा कमाल का संयोग कह लें या कमाल का साइंस कह लें अंकिता, तारे कहीं जाते नहीं हैं आसमान से, तारे रहते हैं आसमान में, लेकिन जब सूरज निकलता है तो सूरज की जो चमक होती है उसके आगे वो तारे दब जाते हैं, उनकी चमक कम हो जाती है, फिर इसलिए हमको दिन में तारे नहीं दिखाई देते। कल यशस्वी जायसवाल ने भी 70 रन बनाए और नॉट आउट 70 रन बनाए, कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। और 70 रन मतलब ऐसा भी नहीं कि 70 रन और 100 रन में कोई बहुत बड़ा फर्क होता है, 30 रन का ही फर्क होता है। और यशस्वी जायसवाल प्रूवन कस्टमर है अपनी टीम के, एक बड़े सॉलिड खिलाड़ी हैं, बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन किस तरह से एक बल्लेबाज की 14 साल के खिलाड़ी की एक पारी उनकी पारी पर भी भारी पड़ गई, ये दिखाई देता है मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी हुई। हाँ, लेकिन तारीफ यशस्वी जायसवाल की भी करनी होगी कि हाँ वो वहां मौजूद रहे और एक निडर बल्लेबाज को लगातार ये बताते रहना कि इस ओवर में तुमने 2 छक्के मार लिए हैं, या इस ओवर में तुमने 2 छक्के के साथ एक चौका भी लगा लिया है, अब तुम एक सिंगल ले लो, या अब तुम एक ऐसा शॉट खेलो जो ग्राउंडेड हो, जिसमें कोई रिस्क ना हो, ताकि तुम्हारी पारी और लंबी हो। इस तरह की बातें जो बताई जाती हैं क्रीज पर, शायद यही काम किया यशस्वी ने कल। बिल्कुल यही काम किया। और ये भी होती है बात कि भाई अगर कोई बल्लेबाज जो है वो फॉर्म में और खासकर वो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है तो वो भी एक छूट मिलती है कि भाई अब तू बल्लेबाजी कर ले, मैं धीरे धीरे रन बनाऊंगा, जो कि हाँ मैं जैसे विराट कोहली के साथ होता है कि भाई वो धीमी बल्लेबाजी करते हैं, तो शायद वही लेगेसी जो है वो यहाँ पर जायसवाल भी फॉलो कर रहे हैं। और जायसवाल रोहित के साथ खेल चुके हैं, मतलब एक टीम के साथ वो खेल चुके हैं, मतलब सीनियर प्लेयर का वो हिस्सा भी है, तो उन्हें पता है कि किसी खिलाड़ी को कितना कंफर्ट कराना होता है। आपको याद होगा जब इंग्लैंड के साथ वो पहला मैच खेल रहे थे टेस्ट मैच का, तो वहां पर भी वो विराट के साथ जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी वो पहली दफा खेल रहे थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि बहुत रिलैक्स लगा मुझे जडेजा के साथ, विराट के साथ जो पार्टनरशिप हमने बिल्ड की, और वहां से आपको एक करेज मिलता है कि भाई अब बल्लेबाजी कैसे करनी है, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई सामने धुरंधर गेंदबाज है, तो उनके सामने खेलना बहुत मुश्किल, बहुत टफ टास्क होता है, लेकिन उस टास्क को आपको आपके जो खिलाड़ी होते हैं, आपके इर्द गिर्द जो आपके सहयोगी होते हैं, वो आपको कंफर्ट कराते कि नहीं तू कर लेगा। जैसा कि उनके बयान में भी हमने देखा कि भाई वैभव ने कहा कि भाई कोई भी गेंदबाज आ जाए, मतलब विश्व का कोई भी गेंदबाज आ जाए, मैं निडर रहूंगा और निडर होकर बल्लेबाजी करूंगा, जो कि उनके बल्लेबाजी में देखने को मिला। और यही बल्लेबाजी जो है एक मैच में नहीं देखने को मिलनी चाहिए, हर एक मैच में आपको ऐसा करना पड़ेगा। एक बल्लेबाजी अगर आपने एक मैच में की तो ये लगेगा कि भाई 100 रन मैंने बना दिए, मेरा कोटा जो है वो पूरा हो गया, लेकिन अगर आपको करियर बनाना है, करियर में अच्छा करना है, तो आपको हर एक मैच में अच्छा करना पड़ेगा। जैसे कि फिर से मुझे गावस्कर का जो आप बार बार कह रहे थे ना कि जब आपको मौका मिले, जब आपके पास फॉर्म है, तो आप रन्स बनाइए, तभी आप चमकेंगे और निखरेंगे भी। बिल्कुल, और इस पारी का उनकी राजस्थान की टीम को मामूली एक फायदा भी हुआ, वो भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से राजस्थान की टीम अब 8वें नंबर पर थी इस मुकाबले से पहले, अब वो एक पायदान जो है ऊपर आ गई है, 9वें नंबर पर थी, अब एक पायदान ऊपर आकर 8वें पर आ गई, जबकि गुजरात को नुकसान हुआ है, गुजरात की टीम दूसरे से तीसरे पायदान पर चली गई है, और मुंबई इंडियंस की टीम जो फ्रॉम नोवेयर कहते हैं आती है और अचानक आपको पॉइंट टेबल में बहुत ही चमक दमक के साथ दिखने लगती है, वही इस सीजन में भी होता दिखाई दे रहा है, जहां शुरुआती मैचेस गंवाने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम एक बार फिर पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पर आ चुकी है। कुल मिलाजुलाकर जो हम बार बार कहते हैं कि जब 40-45 मैच क्रॉस हो जाते हैं आईपीएल के सीजन में, तो उसके बाद हर एक मैच का पॉइंट टेबल पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक असर पड़ता है, और वही इस मैच में भी हुआ। अभी खैर गुजरात के पास बहुत मौके प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, लेकिन हाँ जिस तरह का मुकाबला बीती रात देखने को मिला, वो मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अभी तक का, मुझे लगता है इस पूरे आईपीएल में 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक का सबसे प्रॉमिसिंग अगर कुछ हुआ, सबसे ज्यादा बातचीत वाला मैच रहा तो यही मैच रहा, और उसकी वजह सिर्फ एक खिलाड़ी है, 14 साल 32 दिन के वैभव सूर्यवंशी। चलिए अब आ जाते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल भी हमने बहुत सोच समझकर तय किया कि भाई आज का सवाल भी ऐसा ही होना चाहिए जो वैभव सूर्यवंशी की पारी से ही जुड़ा हुआ हो। सवाल ये कि वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंद पर आईपीएल शतक लगाया। ऑप्शन आपके पास 4 होंगे, 39, 37, 30 और 35, मतलब ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आपने पूरा मैच देखा होगा तो आपको पता भी होगा, और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार भी मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कर लीजिए www.tv9hindi.com।
अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की। आज का मुकाबला है साहब 48वां मैच है आज, दिल्ली वर्सेस कोलकाता। अब यहां पर भी लड़ाई यही है कि दिल्ली की टीम जो है लगातार इस प्रयास में है कि वो अपने आप को, जो पहला माइलस्टोन होता है किसी भी टीम का एक सीजन में, कि वो प्लेऑफ के लिए टॉप 4 में रहे, वहां पर रहे। और उसके अलावा कोलकाता की टीम भी चाहेगी कि जिस तरह से अभी वो नीचे लगी हुई है उसमें थोड़ी सी बेहतरी हो, थोड़ा सा ऊपर आए और थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस करें। सिचुएशन आपके सामने स्क्रीन पर हम बता ही रहे। चौथे नंबर पर दिल्ली की टीम है पॉइंट टेबल में, जबकि कोलकाता की टीम 7वें नंबर पर है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। अभी 27 तारीख को भी मुकाबला था वैसे दिल्ली का इसी मैदान पर, लेकिन हाँ अपने घर में खेल रहे हैं। उस तरह की अभी तक की जो परफॉर्मेंस है उसमें अलग तरह से दिखाई दी है टीम। अक्षर पटेल ने अच्छी कप्तानी की है, लेकिन अब वहां पर आपको एक बार फिर से अंकिता अपनी चीजें जो है ठीक करनी पड़ेंगी। जिस तरह से पिछले कुछ मैचेस का रिजल्ट दिल्ली के पक्ष में नहीं गया है, आप अगर प्लेऑफ में जाना है तो फिर बेहतर यह होगा कि आप अपने रन्स, अपने पॉइंट्स यहीं से सिक्योर कर ले, रादर देन कि फिर आप वो बैठे हैं आखिरी समय तक कि वो फला टीम फला से हार जाएगी तो हम जा सकते हैं, या फिर वो हम 50 रन के मार्जिन से मैच जीत जाएंगे तो जा सकते हैं, या अगर हम 12वें 13वें ओवर मैच फिनिश कर लेंगे तो जा सकते हैं। इतने सारे किंतु परंतु चूंकि इसलिए लेकिन से बेहतर है आप अपने आप को जिस तरह से आपने शुरुआत की थी उसी तरह से आप अपने उसी मोमेंटम को हासिल करें, जीत हासिल करें। आपको अपने घर में खेलना है। दिल्ली की टीम पर यहां मेरे ख्याल से दबाव ज्यादा होगा। दबाव ज्यादा इसलिए भी होगा क्योंकि इसी मैदान पर अगर आपको हार मिली है तो हार इसलिए भी मिली है कि आपकी गेंदबाजी खराब रही है। आपकी बल्लेबाजी में भी हमने देखा कि थोड़े से मतलब दिक्कतें पैदा हुई। बल्लेबाजी में भी हमने देखा है कि अगर आपके स्टार्ट आपको नहीं मिल पाता तो फिर आपका मिडिल ऑर्डर भी कमजोर हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। गेंदबाजी में इस बार धमाकेदार प्रदर्शन करना पड़ेगा। मिचेल स्टार्क जो कि मतलब इससे पहले वो केकेआर का हिस्सा थे, तो कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। गेंदबाजी जैसे हमने देखा कि भले आपने लगातार 5 या 6 मैच जीते, लेकिन अगर आप जीत की दहलीज पर नहीं पहुंचते और अगर आपका अंत अच्छा नहीं होता है तो फिर आप पर सवाल उठते हैं और फिर आपको भी वो पेन होता है। और खासकर जो फैंस है ना, दिल्ली के फैंस, ट्रॉफी नहीं मिली है, ट्रॉफी के नजदीक जाकर अगर आपके पांव पीछे आ जाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कतें होंगी। और हर एक मैच में आपको बेहतरीन करना पड़ेगा। मतलब एक 200 का टारगेट जो है, 200 के पार का टारगेट जो है वो आपको बनाना पड़ेगा बल्लेबाजी अगर आप कर रहे हैं। और फिर उसके बाद गेंदबाजी में भी वो भरसक प्रयास आपको करना पड़ेगा कि भाई 2-3 विकेट्स, क्योंकि पिछले मैच में सिर्फ अक्षर पटेल को विकेट मिला था, उसके अलावा चमीरा जो थे उनको भी एक विकेट मिला था, लेकिन कोई भी गेंदबाज किफायती गेंदबाजी नहीं कर पाया। तो आपको अपना जो माइंडसेट है वो सेट करना पड़ेगा कि भाई दिल्ली में वो खेल चुके हैं और दिल्ली में हालांकि जो पिछला मैच इससे पहले हुआ था सुपर ओवर में तब्दील हुआ था, उस मैच को भी दिल्ली ने अपने नाम किया था। तो यहाँ से मैच को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। अगर यहाँ से दिल्ली जीतती है तो डेफिनेटली उसके पॉइंट्स भी बढ़ेंगे, 14 पॉइंट्स हो जाएंगे और शायद वो टॉप 1 पे भी चली जाए, क्योंकि आरसीबी की टीम जो है वो टेबल टॉपर अभी बिल्कुल। और दिल्ली की टीम का जो सफर है वो इसलिए हम कह रहे हैं कि शुरुआत जिस तरह से हुई थी उस तरह से नहीं अब परफॉर्म कर रही है। बड़ा चौंकाने वाला भी है। पहले 4 मैच इस टीम ने लगातार जीते थे, फिर पहली हार आई। उसके बाद से जो क्रम चल रहा है वो ये चल रहा है कि 1 जीत 1 हार, 1 जीत 1 हार, 1 जीत 1 हार, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में, आपकी प्रदर्शन में वो कंसिस्टेंसी जो है वो मिसिंग है। और वैसे तो अगर एवरेज के हिसाब से चलें और इस पैटर्न पर भी चलें कि 1 जीत 1 हार, तो पिछला मैच हार चुके हैं तो इस मैच में जीत हासिल करनी चाहिए, लेकिन ये खतरे का सूचक है। आपको अपनी टीम को इस तरह से लेकर नहीं चलना चाहिए, खासतौर पर तब जब पहले 4 मैचेस आपने जीते हो कि हम 1 मैच जीतेंगे 1 मैच हारेंगे। आपको लगातार कुछ मैचेस जीतने होंगे। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है जिन 2 खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी होगी वो 2 खिलाड़ी हैं, केएल राहुल और कुलदीप यादव। क्यों? क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं और दोनों ही खिलाड़ियों के पास, एक के पास बैटिंग डिपार्टमेंट है और दूसरे के पास स्पिन डिपार्टमेंट है। अब हम ये बात इन दोनों खिलाड़ियों के लिए स्पेसिफिक इसलिए भी कर रहे हैं कि पिछले 5 मैचेस में अगर आप केएल राहुल का जो स्ट्राइक रेट है वो देखेंगे तो काफी कम हुआ है पहले के मुकाबले में। पहले वो 170 के स्ट्राइक रेट के आसपास से रन्स कर रहे थे, जहां पर हमने आपको बताया कि शुरुआत के 4 मैचेस दिल्ली ने जीते थे, लेकिन अब उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 127.85 का है। T20 फॉर्मेट का थंब रूल है, याद रखिएगा 100 में से 95 बार आप पाएंगे कि जब किसी बल्लेबाज ने 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन्स किए होंगे तभी वो उसके बनाए रन जो है वो टीम के काम आएंगे, वरना आप रन बना लीजिए 90 और अगर वो स्ट्राइक रेट 100 की है तो वो बेकार है, वो किसी काम के रन नहीं है। ऐसा 100 में से 95 बार होगा, यानी 5% अपवाद हो सकता है कि आपके वो रन्स काम आ जाए। कुलदीप यादव भी पिछले मैच में 5 मैचेस में उस तरह से नहीं अपना असर छोड़ पाए हैं जिस तरह से वो
विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। उनको कभी भी जब वो भारतीय टीम में थे तब भी कप्तान उनको गेंद ये सोच के नहीं देता था कि वो 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर या 4 ओवर बहुत किफायती गेंदबाजी करेंगे और मेरा काम चल जाएगा। कप्तान की हमेशा उनसे चाहत होती थी कि वो विरोधी टीम के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट करें। इन दोनों खिलाड़ियों को अंकिता वापस अपनी उस लय में आना होगा और शायद इन दोनों खिलाड़ियों के लय में आते ही एक बार फिर दिल्ली आपको एक अलग लय में दिखाई देगी। हाँ, क्योंकि आरसीबी के साथ जो मैच था मतलब वहाँ पर केएल राहुल ने नाबाद बल्लेबाजी की थी और जैसे आपने कहा कि भाई 150 से ज़्यादा का अगर आपका स्ट्राइक रेट है तो डेफिनेटली आपकी जो टीम है वो विजयी होती है। और हर एक मैच में हमने यही देखा कि लगातार जो दिल्ली मैच जीत रही थी वहाँ पर केएल राहुल का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। प्रदर्शन के अलावा जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि भाई केएल जो है वो स्लो बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी बल्लेबाजी का जो वेरिएशन जो चेंजेस किए, उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए और उसका नतीजा भी हमने देखा उनकी बल्लेबाजी में, जो कि आरसीबी के खिलाफ था। बाकी मैचेस में मुंबई के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस में हमने देखा कि रन्स तो बना रहे थे, 40 या 45 रन्स बना रहे थे, लेकिन रन अ बॉल खेल रहे थे। तो ये पैदा दिक्कतें जो है वो हो जाएंगी यहाँ पर दिल्ली के लिए और खासकर कुलदीप यादव, मतलब वो चमक जो है वो नजर नहीं आ रही है। मतलब इंडियन टीम में भी हमने देखा है कि थोड़ा सा वो बेचमक हो गए हैं, मतलब अभी वो उनकी जो गेंदबाजी में धार होती है वो नजर नहीं आ रही है। और दिल्ली के लिए हमने देखा है कि पिछले 2-3 मैचेस में भी थोड़े से रन्स ज्यादा वो खर्चीले हो जाते हैं, जो कि कुलदीप आई थिंक डिजर्व नहीं करते। और उनका भी यही होगा कि भाई अगर टॉप 4 में टीम आ गई है और पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट काफी अच्छा है तो आपको हर एक मैच बनाना पड़ेगा, मतलब इक्वल बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जैसे कि हमने पंजाब और केकेआर के बीच में मैच देखा था, 111 पर टीम ऑल आउट हो जाती पंजाब की, उसके बाद कमबैक होता है गेंदबाजों का, तो वो कुछ करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। भले ही वो 200 का आंकड़ा हो या फिर 150 में टीम सिमट जाती है, लेकिन उसके बाद आपका जो काम होता है, अपना काम जो है वो अच्छा करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप रेस से बाहर हो जाएंगे, जो कि बहुत दिक्कतें होंगी खासकर आपके लिए भी, आपकी टीम के लिए और फैंस के लिए भी। बिल्कुल। और ऑक्शन टेबल पर जब कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी का नाम आता है तो हर एक टीम जो दिलचस्पी दिखाती है वो इसीलिए दिखाती है, सबको पता होता है कि ये खिलाड़ी कुछ मैचेस तो अपने एक्सपीरियंस के दम पर जिता देगा। मतलब अपने परफॉर्मेंस अलग चीज है, एक्सपीरियंस जो है वो अनुभव आप कहीं से नहीं ला सकते हैं, अनुभव खुद अपने आप ही अर्जित किया जा सकता है। और केएल राहुल और कुलदीप यादव के बारे में ये बात आप आंख मूंद कर कह सकते हैं कि ये दोनों ही खिलाड़ी जो अनुभव रखते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत ही पसीना बहाने से, परिश्रम करने से मिलता है। और इसीलिए शायद दिल्ली की टीम में अगर आप कहें कि तमाम खिलाड़ियों के बाद भी अगर आप कहें कि 2 खिलाड़ी पिक कर लीजिए साहब जिनसे आपको परफॉर्मेंस की उम्मीद है, 100 में से 80 लोग इन 2 खिलाड़ियों को चुनेंगे, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों का रेपुटेशन ऐसा है कि ये बड़े मैच विनर्स रहे हैं। दिल्ली के प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, किस तरह से वहां कहानी दिखाई दे रही है। प्लेइंग 11 में बदलाव के आसार नहीं है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि अभी तक टीम अच्छा कर रही है, बस वो इस लय को हासिल करना है जो लय उनको शुरुआती 4 मैचेस में मिली थी। फाफ डु प्लेसी और अभिषेक पोरेल ओपनिंग करेंगे, इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, चमीरा विदेशी खिलाड़ी हो जाएंगे, इसके बाद कप्तान अक्षर पटेल हैं जो बहुत ही शानदार अभी तक टीम को लीड कर रहे हैं। और ऐसे समय में कप्तानी का इम्तिहान होता है जिस पर अभी हम बात भी करेंगे। आशुतोष शर्मा, मोहित शर्मा में से किसी एक को मौका मिलेगा। ये कहानी जो है अब घूम फिर कर आ जाती है अंकिता कप्तानी पर। टीम ने अच्छी शुरुआत की, उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ समय आया, यानी आप एक मैच जीत रहे हैं, एक मैच हार रहे हैं, यहीं पर कप्तानी का असली इम्तिहान होता है। देखिए, एक कप्तान से आप ये उम्मीद नहीं करते कि वो 14 के 14 मैच आपको जिता कर देगा अपनी परफॉर्मेंस से, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, लेकिन आप अपने कप्तान से हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि जब टीम मुश्किल में होगी तो वो उस टीम को वापस यूनाइट करेगा, वापस उसको खड़ा करेगा और बोलेगा भैया चलो हम ही ने 4 मैचेस शुरू के जीते। तो वो काम जो करना है, वो जो पेप टॉक होती है ना, शुरू में आप जब हडल बना के बात करते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड अपनी बात रखते हैं, जहां पर आप धोनी की बात याद कर लीजिए, विराट की कर लीजिए, रोहित शर्मा की कर लीजिए या कपिल देव की कर लीजिए 83 के वर्ल्ड कप में, कि हमने 183 बना लिए हैं, अभी उनको बनाना है। तो कई बार अपनी बातों से, कई बार अपने किसी एक जेस्चर से आप अपनी टीम के खिलाड़ियों में जो विश्वास, आत्मविश्वास वापस लेकर आते हैं, वही काम अब अक्षर पटेल को करना है कि अपनी कप्तानी में दिखाएं कि साहब हमने जो शुरुआत में 4 मैचेस जीते थे, हमारा दमखम है कि हम वापस अपनी टीम को जीत की पटरी पर ला सकते हैं और कंफर्टेबल तरीके से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रेशर जो है वो अब शायद मतलब दिखने लगा है, मतलब बढ़ने लगा, क्योंकि जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रेशर और भी मतलब 1 या 2 आपने देखा होगा कल जैसे यहाँ पर जीटी हारी, मुंबई जो है वो टॉप 2 में चली गई और जीटी जो है वो तीसरे पायदान पर चली गई। तो यही खेल होता है, मतलब एक पॉइंट्स का डिफरेंस, एक मतलब नेट रन रेट का डिफरेंस आपने देखा होगा कि मैच भले ही यहाँ पर सबके 12 पॉइंट्स है, लेकिन मुंबई की टीम जो है वो टॉप 2 में चली गई 12 पॉइंट्स के साथ, और जीटी की टीम जो है वो उनका नेट रन रेट जो है वो माइनस में नहीं है, मतलब उनसे थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से वो टॉप 3 में
चली गई, यानी कि तीसरे पायदान पर चली गई और यही चीज़ दिल्ली को भी करना पड़ेगा। नेट रन रेट जो है वो बढ़िया है यहाँ पर, बाकी टीमों से बहुत ही बेहतरीन नेट रन रेट, तो यहाँ से अगर आप मैच जीते तो आप मतलब लंबी छलांग आप लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको, जैसे हम बार बार कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। हर एक मैच आप इजीली नहीं बोल पाएंगे कि भाई मतलब हमें पता है कि हम जीत जाएंगे, वो भी एटीट्यूड आपको नहीं रखना है, क्योंकि 2-3 मैचेस में स्टार्टिंग में हमने देखा था कि अक्षर पटेल ने कुछ बयान दिए थे ऐसे। लेकिन उसके लिए जैसे जैसे मैचेस बढ़ेंगे आगे, किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई कल के मैच में आरआर इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो हर एक मैच, हर एक दिन जो है वो अलग होता है और क्रिकेट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल गेम है, जहां पर कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको लगेगा भाई हम सही प्रेडिक्ट कर पाएंगे, शायद ये बल्लेबाज जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करेगा, लेकिन नहीं, मैदान पर कुछ और होता है। मैदान का जो समीकरण होता है, मैदान की जो खासकर प्रेशर वाला मैच में हमने देखा है कि आप अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, जैसे हमने बाकी मैचेस में देखा कि 200 के पार का स्कोर भी चला जाता है, उसके बावजूद भी टीम हार जाती है। लेकिन आप अपनी सोच को आगे बढ़ाएंगे और जो आपने प्रयास किया है, मतलब हर एक मैच में लगातार 4 मैच जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो उस इमारत को अगर मतलब एक मैच अगर खराब जाता है, 2 मैच खराब जाता है, तो फिर आपकी जो बल्लेबाजी, आपकी गेंदबाजी, आपकी यूनिट जो होती है ना, वो खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं, यूनिटी। बिल्कुल, यानी आपने सिर्फ मजबूत नींव बना ली है, उससे काम नहीं चलेगा। अच्छी नींव बनाने के बाद जरूरी है कि जरा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर की भी मजबूती को ठीक से परखा जाए, वरना बीच में गड़बड़ कर दी तो वहां भी मामला डावाडोल हो सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी दिल्ली की ना हो जाए, इसलिए सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा और सबसे पहले वो जो माइलस्टोन है प्लेऑफ में पहुंचने का, वो जगह सिक्योर करनी होगी, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार रहा है दिल्ली के फैंस के ट्रॉफी का और इस बार कम से कम शुरुआत अच्छी हुई है और अब उस अच्छी शुरुआत को आपको कैपिटलाइज करना है, वो बहुत जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं अब मौजूदा चैंपियन टीम की, जो इस साल चैंपियन की तरह अभी तक नहीं खेल पाई है, 7वें पायदान पर है, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स। वहां पर भी प्लेइंग 11 में जो बदलाव के आसार हैं वो नहीं है ज्यादा, वहां भी सब कुछ तय ही दिखाई दे रहा है। रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ सुनील नरेन ओपनिंग करेंगे, उसके बाद अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह संभालेंगे मिडिल ऑर्डर। आंद्रे रसेल को अपने साख के मुताबिक परफॉर्मेंस करनी होगी और कप्तान अजिंक्य रहाणे के प्रदर्शन पर भी नजर रहेगी। जो बात अभी हम थोड़ी देर पहले अक्षर पटेल के लिए कर रहे थे, वही कुछ स्थितियां अजिंक्य रहाणे के लिए भी हैं। जहां टीम उनकी मुश्किल में है, वहां कम से कम उतनी मुश्किल नहीं है अक्षर पटेल के लिए, लेकिन रहाणे के लिए तो इस पॉइंट को प्रूव करने का इशू है कि भाई अगर ये टीम 7वें नंबर पर है और मौजूदा चैंपियन टीम है, तो फिर ये टीम इतना खराब क्यों खेल रही है। क्या सिर्फ गौतम गंभीर का ना रहना, क्या सिर्फ श्रेयस अय्यर का ना रहना ये टीम को भारी पड़ रहा है, या फिर अजिंक्य रहाणे अपनी इस टीम को मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे, बात करेंगे और वहां उस परफॉर्मेंस को लेकर मैदान पर वापस हाजिर होंगे, जिसके लिए इस टीम को जाना जाता है, जिस वजह से ये टीम 3 बार की आईपीएल चैंपियन भी है। मुझे लगता है शायद जो सबसे मिसिंग लिंक है केकेआर के साथ, वो मैं बार बार कहता हूं, वो कैरिबियन तड़का जब तक नहीं लगेगा ना, जब तक सुनील नरेन और आंद्रे रसेल आपको अपने 100% फॉर्म में नहीं दिखाई देंगे, तब तक ये टीम स्ट्रगल करेगी, क्योंकि ये टीम इन 2 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द बहुत रहती है। एक क्योंकि वो नरेन एज अ ऑलराउंडर, मतलब ओपनिंग और बॉलिंग दोनों में करामात करते हैं, और आंद्रे रसेल की कहानी तो हम जानते हैं कि फिर वो चल गए जिस दिन, तो फिर वो मैच असंभव बना देते हैं। लेकिन अभी तक उनका बल्ला खामोश है, मतलब 100 रन भी नजदीक नहीं है वो, और 80 से कम रन उनके हैं, तो ये दर्शाता है कि भाई आपका मिडिल ऑर्डर बहुत ही वीक है। वेंकटेश अय्यर का बल्ला नहीं चला एक मैच में, अगर आप चलते हैं और इतनी बड़ी रकम के साथ टीम में शामिल हुए हैं, तो ये दर्शाता है कि भाई आपने बल्लेबाजी, मतलब जितना आपको पैसा मिला है उस तरीके से आपने बल्लेबाजी नहीं की है, जो कि ये गुड साइन नहीं है केकेआर के लिए। और केकेआर की टीम बहुत ही बैलेंस है, अगर हम देखें तो टीम में धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं है। टॉप ऑर्डर की बात करें तो वहाँ पर क्विंटन डिकॉक है, नरेन है, उसके बाद आपके पास रहाणे भी हैं, आपके पास क्या कहते हैं नरेन रसेल भी हैं, तो अभी तक वो प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। अगर लास्ट के मैचेस में आप करेंगे, जब प्लेऑफ के जैसे बाहर हो जाएंगे, तो शायद वो शायद क्या मतलब मैटर ही नहीं करेगा कि भाई आपने बल्लेबाजी अच्छी की है, तब ये बल्लेबाजी आपको स्टार्टिंग के मैचेस में करना पड़ेगा। पिछले मैच में बारिश की वजह से मैच को रद्द किया गया, एक नंबर जो है वो दोनों ही टीमों को दिए गए, 7 पॉइंट जो है वो केकेआर के पास मौजूद है। अब इस मैच को जितना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छी बात है, गुड साइन है यहाँ पर केकेआर के लिए कि उनका नेट रन रेट जो है वो पॉजिटिव है, जो कि अगर यहाँ से बड़े मार्जिन में आप मैच को जीतते हैं तो आपके लिए अच्छी मतलब थोड़ी सी जो प्लेऑफ की हम कहते हैं ना रास्ते जो है वो थोड़े से नजदीक आप हो जाएंगे। हालांकि बहुत मुश्किल है, सफर बहुत मुश्किल है, लेकिन सफर को आसान बनाने के लिए आपके पास आपकी तिकड़ी है, आपके पास वो मिडिल ऑर्डर में कॉम्बिनेशन है, तो वो तराशना पड़ेगा और खासकर रहाणे को भी एक अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और 9 मैचेस अब तक केकेआर ने खेले, यानी 5 मैचेस बाकी हैं। 5 मैच का सीधा गणित कहता है कि आपके पास
10 अंक हासिल करने का अवसर है। 10 अंक हासिल करते ही आपके मौजूदा 7 अंक उसमें अगर जुड़ेंगे तो आप 17 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, यानी आपका प्लेऑफ पक्का हो सकता है, बशर्ते अब कोई गलती ना हो। अब टीम अपनी मौजूदा जो चैंपियन की हैसियत है, जो साख है, उसके हिसाब से खेले। लेकिन जैसा अंकिता ने कहा, मैं इससे 100% से थोड़ा ज्यादा ही सहमत हूं कि है रास्ता यहां से बहुत मुश्किल, क्योंकि अभी तक केकेआर वो रंगत नहीं दिखाई दी है इस टीम की जिस वजह से उसने पिछली बार ट्रॉफी जीती थी। पिछले सीजन में वो सबसे कंसिस्टेंट टीम थी, इसीलिए हैदराबाद की टीम जो बिल्कुल असंभव से क्रम में बल्लेबाजी कर रही थी, 350 रन, 280 रन, 270 रन, उसको हराया था फाइनल में कोलकाता की टीम ने, क्योंकि तब वहां पर कंसिस्टेंसी थी। चलिए हम शो को रैप अप करें, उससे पहले आपको पहली 5 टीमें दिखा देते हैं पॉइंट टेबल की। टॉप 5 दिखाते हैं, बॉटम 5 दिखाने का क्या ही फायदा है। आपके सामने ये टॉप 5 टीमें, और जो बात अभी थोड़ी देर पहले अंकिता कह रही थी वो समझिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस पॉइंट टेबल का, जो कहने के लिए तो इस पॉइंट टेबल के ग्राफिक्स में सबसे अंत में है, लेकिन जहां पर वो NRR लिखा हुआ है, यानी नेट रन रेट लिखा हुआ है, वही असली खेल है। मुंबई इंडियंस के 12 अंक हैं, गुजरात के भी 12 अंक हैं, दिल्ली के भी 12 अंक हैं, लेकिन एक टीम नंबर 2 पर है, एक नंबर 3 पर है और एक टीम नंबर 4 पर है। यहीं पर सारा खेल है। यहीं पर दिल्ली की टीम के पास मौका है कि वो अपने आप को ना सिर्फ आज का मैच जीते 14 पॉइंट पर जाए, बल्कि वो इतने मार्जिन से जीते कि वो टॉप पर पहुंच जाए, यानी उसके पास नंबर 1 पर पहुंचने का भी मौका है। इसीलिए यहां से अब जो मेरा बड़ा फेवरेट स्टेटमेंट है कि यहां से ये जो पॉइंट टेबल की टॉप 5 टीमें हैं वो स्नेक एंड लैडर, सांप और सीढ़ी वाले खेल की तरह हो जाती हैं, जहां पर एक दूसरी टीम आपके लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देती है, अपने पॉइंट से नहीं बल्कि अपने नेट रन रेट से। रहेगी हमारी इस मुकाबले पर नजर, और इस मैच के पहले जब हम प्रीव्यू शो लेकर आएंगे तो उसमें प्लेइंग 11 को लेकर, पिच को लेकर और भी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन अभी इस शो में इतना ही। आपसे गुजारिश यही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपका सुझाव है, फीडबैक है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां जरूर अपनी राय रखिए। हम उस राय पर भी विचार करेंगे, उस पर भी हम फॉलो करेंगे आपके फीडबैक को। चलिए इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MGH। मसाला